बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिलासा सर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल में आईनी तरमीम के हवाले से बहुत बैठकें हुई और कल रात देर गए तक ये बैठकें जारी रही हैं, जिस पर रवाबित भी हुए हैं, जिस पर मुसव्वदा एक दूसरे से शेयर भी किया गया, उसके निकात के ऊपर भी बात की गई। पहले कहा गया इत्तफ़ाक़ राय हो गया, फिर बात की जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ड्राफ्ट था उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जमीयत उलमा इस्लाम फ़े से मुशावरत की, लेकिन ड्राफ्ट पेश नहीं किया। अब जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के ड्राफ्ट के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि हमारा इत्तफ़ाक़ राय इनके साथ हो चुका है, लेकिन ये डिस्कशन जो है वो बानी PTI इमरान खान के साथ की जाएगी और उनके साथ अगर मुलाकात होती है तो फिर बात की जाएगी। आज का जो इजलास था, सेनेट का इजलास और कौमी असम्बली का इजलास, वो दोनों जो हैं मुलतवी करके कल के दिन पर रख लिए गए हैं। आज सेनेट के इजलास के बारे में कहा गया कि बहुत बहस मुबाहिसा हो चुका, अब कल होगा इसका इजलास। आज की जो मीटिंग्स थी या खुसूसी कमेटी का जो इजलास था, उसके अंदर जो गुफ्तशुनीद हुई है, उसके अंदर जो आगे बढ़ने की बातें हुई हैं, कहा यह जा रहा है कि इस मुसव्वदे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इत्तफाक किया है किसी हद तक, लेकिन उनके अभी जो लोग हैं, इसका हतमी फैसला जो है वो बानी PTI के फैसले से मशरूत है कि वो क्या कहते हैं। कयास राइयाँ ये की जा रही हैं कि कल के दिन वो मुसव्वदा जिसे आज पहले ये सुनने में आया कि वफाकी काबीना ने मंजूर कर लिया है, फिर PM हाउस उसकी तरदीद करता रहा कि ऐसा मुसव्वदा कोई भी मंजूर नहीं हुआ। कल अगर उसे पेश किया जाता है कौमी असम्बली में और फिर ऐवान बाला से उसकी मंजूरी ली जाती है तो उसमें किस हद तक तब्दीली है। अभी जो चीदा निकात मंजर आम पे आए हैं उसके मुताबिक सूरत हाल ये है कि जजेस की अपॉइंटमेंट जो है वो खुसूसी कमेटी जो है वो करेगी। जुडिशल कमीशन की हैयत तब्दील करने की बातें हैं, जिसमें कौमी असम्बली से वफाकी हुकूमत का एक नुमाइंदा होगा, सेनेट से उनका एक नुमाइंदा होगा, अपोजिशन का भी सेनेट से एक नुमाइंदा होगा और कौमी असम्बली से भी एक नुमाइंदा होगा, पाकिस्तान बार का नुमाइंदा होगा, अटॉर्नी जनरल उसका हिस्सा होंगे, वज़ीर कानून होंगे और इसके अलावा एक खातून रुकन उसकी होगी या फिर गैर मुस्लिम जो है वो उसका रुकन होगा। और वो उसकी अहलियत क्या होगी, सेनेट का मेंबर बनने की अहलियत उसकी होगी। वो टेक्नोक्रेट की बुनियाद के ऊपर सेनेट का इलेक्शन भी लड़ सकेगा। और इसमें एक और बात है, सू मोटो का जो इख्तियार है, वो सू मोटो का इख्तियार वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास अब नहीं होगा। वो खुसूसी कमेटी उसका इख्तियार लेगी या पार्लिमानी कमेटी अगर कोई तजवीज़ करके भेजती है तो उसके पास इख्तियारात होंगे। ये वो मुसव्वदा है जिसके तहत 186A के तहत जो चीज़ें तश्कील पानी है उसके अंदर भी कुछ तब्दीलियाँ वकूफ़ पज़ीर की गई हैं। फिर कुछ केसेस, यानी अक्सर औकात ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर कोई चला जाए तो उसे कहा जाता है कि मुतल्लिका फॉरम पे पहले रुजू करें, यानी आप हाई कोर्ट के पास जाएं और हाई कोर्ट में अगर केस लगा हो तो आप सुप्रीम कोर्ट से रुजू नहीं करते। अब ये है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार होगा कि वो हाई कोर्ट में चलते हुए केस को किसी दूसरे हाई कोर्ट में मुंतकिल कर दे या सुप्रीम कोर्ट खुद उसे अडॉप्ट कर ले। अब इसके ऊपर इत्तफाक राय किस हद तक है, आज की चहमगोइयाँ उसकी अंदर की कहानी जानते हैं। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, आज क्या जो बैठकें थीं वो नतीजा खेज साबित हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, ताजदार ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। यह सर चूँकि आज सारा दिन घर रहा तो TV देखता रहा ना, और कोशिश की कि TV पे जो चल रहा वो देखा जाए। तो मुझे कभी इम्कान था, चूँकि बड़े बड़े दानिशवरों ने, बड़े बड़े आप जैसे सीनियर सहाफ़ियों ने और बड़े बड़े रावी को चैन लिखने वालों ने। सर अभी प्रोग्राम शुरू हुए 3-4 मिनट भी नहीं हुआ सर, आप डायरेक्ट आ गए मुझ पर। चले सर, सॉरी। तो उन्होंने दावा किया था कि आज सेनेट से आईनी तरमीम मंजूर हो जाएगी। अच्छा, सेनेट से भी हो जाएगी? सेनेट, उन्होंने कहा पहले सेनेट में पेश की जाएगी। अच्छा। और इतने दावे थे और इतने वो पंजाबी के अड्डे पक्के मुँह ना दावे सन कि बंदा सोच भी नहीं सकता, बड़ा सीरियस हो के ना। तो दावे थे, फिर कुछ लोगों के ट्वीट भी थे, सारा कुछ था। फिर अचानक खबर चली जैमर की और बाकी चीज़ों की, लेकिन फिर जब ये खबर चली तकारीर के बाद कि इजलास मुलतवी हो गया, तो मैंने वैसे ही ये एक सहाफ़ी को फ़ोन किया, तजज़ियाकार है। मैंने कहा जी मैं तो आपकी ख़बर पे यकीन बड़ा करता था, तो आपने तो आज ये तरमीम करवानी थी, मेरी तो तबीयत भी ठीक नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा कि यार ये को होगा तो रात को प्रोग्राम तो करना है, उसमें कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। तो उसने मुझे आगे से कहा कि काम तो यही था, हर चीज़ तो यही थी, लेकिन गिनती का मसला पड़ गया। अच्छा। उसने कहा गिनती का मसला पड़ गया। मैंने कहा अच्छा जी। उसके बाद
कबीना का इजलास आपको पता है पहले हुआ, फिर किसी ने कहा मंजूर होगी, किसी ने कहा नहीं हुई। फिर बिलावल साहब की तकरीर भी आपने सुन ली सारी। बिलावल साहब ने काजी फ़ाइज़ जैसा साहब को बड़ा खराज तहसीन पेश किया है, खराज अकीदत पेश किया है। और जब सियासी जमातें जजिस को पसंद और नापसंद की बुनियाद पर नाम लेना शुरू करते हैं तो वो भी ख़ुद ये कहते हैं कि मुतनाज़ा हो जाते हैं। तो मेरे पास जो असर साहब आप ख़बर पूछना चाहते हैं, जो मेरे पास इतला है मैं आपको ख़बर दे देता हूँ। मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत के साथ नहीं जा रहे जी। मौलाना फजलुर रहमान आज के दिन तक, कल की सुबह तक हुकूमत के साथ नहीं जा रहे। नंबर 1, वो आईनी मसवदा जिसकी बात हो रही है, जिसे आपने अभी कहा कि उस कमेटी से वो पास हो गया, उस पर वाज़े मौक़िफ़ आ गया है उस कमेटी में बैठी उस मोहतरमा शाहिदा साहिबा का कि हमने तो उसकी मुखालफत की है, हम तो उस पर मुत्फिक हैं ही नहीं, अभी हमने उस पर सोच विचार करनी है, मशावरत करनी है, किस तरह ये हमारा कर दिया गया ना। और आमा डोगर साहब ने भी इसकी वाज़े तौर पे कर दी। तो दो चीज़ें तो बड़ी क्लियर मैं आपको बता रहा हूँ कि मौलाना साहब हुकूमत के साथ नहीं जा रहे। आज रात फिर दोबारा कोई तस्बीह फेरी जाएगी, कुछ लोग तस्बीह फेरने जाएंगे उनके घर, कुछ सुबह जाएंगे, कोई दोपहर को जाएंगे, कुछ शाम को जाएंगे, ये सारा कुछ तो चलेगा। लेकिन आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ और कल सुबह जब आप उठेंगे उस वक्त भी आपको ये नज़र आएगा कि मौलाना साहब हुकूमत की तरफ नहीं जा रहे। अच्छा राणा साहब, लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर मुझे नहीं पता लगा आपने क्यों नहीं जिक्र किया, क्योंकि आप जैसे सीनियर सहाफ़ी की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वाली, हाँ जी मैं वही कह रहा हूँ, आप जैसे सीनियर तरीन सहाफ़ी की नज़र से वो किस तरह ओझल हो गई, तो आप भी शायद रावी चैन लिखना शुरू कर दिया आपने, तो इसलिए आपकी नज़र से नहीं गुजरी। असर तो खबर वो है, सबसे बड़ी बात तो वो है, सबसे अहम खबर ही वो है। उससे तो जोड़ लें फिर सुप्रीम कोर्ट के दूसरे वजाती बयान को। जी मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ जनाब कि आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर से जब खबर भेजी गई ना, और कहा गया कि इसे ज़राए से चला ले, और तमाम सहाफ़ियों को, तमाम ज़िम्मेदारान को एक जैसी खबर भेजी गई, एक भी लफ्ज़ चेंज नहीं किया गया। टिकट्स में अक्सर आप बनाओ टिकट तो चेंज हो जाते हैं ना लफ्ज़, टिकट भी किसी के चेंज नहीं थे, आप उठा के देख लें ना सारा। तो उस पर मैंने छोटे भाइयों जैसा एक दोस्त है वहाँ पे इस्लामाबाद कोर्ट्स को कवर करता है, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार फ़ोन करके भाई ये कन्फर्म है सीटें देने लगे हैं? उसने कहा जी हमें तो हुक्म मिला है, ये ख़बर इसी तरह चलानी है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से आई है, तो जब एक टीवी चलाता है तो हमें भी चलानी पड़ गई है। मैं कहा ठीक है, तो मैं कहा सीटें दे रहे हैं? उसने मुझे कहा कि सीटें दें या ना दें, ये मौलाना साहब को और कुछ लोगों को पाँव से निकाल रहे हैं कि ऐसे नहीं तो ऐसे। मैं कहा यार कैसे हो जाएगा, मान ले सीटें दे दी, मान ले इनके पास 2/3 अक्सरियत आ गई, मान ले इन्होंने पार्लियामेंट से मंजूरी करा ली, लेकिन सेनेट में क्या करेंगे? सेनेट में तो नहीं ना 2/3 अक्सरियत। इलेक्शन कमीशन पहले तो सेनेट के इलेक्शन कराएगा KPK के यासिर साहब, उसके बाद ही कोई रिजल्ट निकलेगा ना। अच्छा उस पर उसने कहा हाँ ये भी है। फिर 10 मिनट नहीं गुजरे, 15 मिनट नहीं गुजरे, थोड़ा ही टाइम गुजरा और वो इलेक्शन कमीशन साहब पर एक बम बनकर गिरा सुप्रीम कोर्ट से, जिसके बाद तो मैं नहीं समझता कि आप मुझे समझा दें, चूँकि मैं आपकी चीज़ समझ लेता हूँ ज़रा कि किस तरीके से अब इलेक्शन कमीशन जो है उस मामले पर अब इलेक्शन कमीशन किस तरीके से किसी और को नशिस्तें देता है। अगर इलेक्शन कमीशन अब भी कल के दिन या पीर के रोज़ किसी और को नशिस्तें दे देता है और इस फैसले को नहीं मानता, तो फिर पाकिस्तान में आप आइन का भी जनाजा निकलता देखेंगे, बल्कि जनाजा निकल गया आइन का भी। पाकिस्तान में फिर
कानून का भी जनाजा निकल गया और पाकिस्तान में फिर जमहूरियत का भी जनाजा निकल गया। यानी जुबैर उमर साहब से गुफ्तगू करेंगे, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। मौजूदा सूरत हाल में किस हद तक इतफाक हुआ, किस हद तक नहीं हुआ, और ये इतफाक अगर हो गया है तो किन बुनियादों के ऊपर हुआ, और इसका इम्पैक्ट पाकिस्तानी सियासत के ऊपर क्या पड़ेगा, मौलाना का किरदार क्या रहेगा, इस पूरे मंजरनामे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान साबिक गवर्नर सिंध जुबैर उमर साहब ने। जुबैर उमर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जुबैर उमर साहब, इब्तदाई तौर पर इतलात ये आई कि खुसूसी पार्लिमानी कमेटी जो है उसने मुसव्वदे को मंजूर कर लिया, फिर ये भी खबर आ गई कि वफाकी काबीना ने भी इसे मंजूर कर लिया, लेकिन उसकी तरदीदें बाद में मंजर आम पे आई। आज ये भी कहा गया कि सेनेट से मंजूर करवा लिया जाएगा, लेकिन पेश करने की नौबत तक ना आई। क्या समझते हैं कि कल के दिन की जो बाज़गश सुनाई दे रही है कि इसे पेश किया जाएगा, मौलाना का किरदार क्या रहेगा सर उसमें? एक तो ओवरऑल एक चीज जो सामने नजर आती है, आपने खुद कहा कि काबीना ने भी, कमेटी ने पहले पास कर दिया, फिर काबीना ने पास कर दिया, और फिर ऐसे ही एक्सपेक्टेड था कि सेनेट में पेश होगा और वहां से पास हो जाएगा। लेकिन एक चीज जो असेसमेंट है सब लोगों की, वो यही है कि सेनेट में नंबर्स पूरे नहीं थे हुकूमत के पास, और खासतौर पर JUIF के हवाले से, और उनकी नाराजगी भी हमने देखा पिछले 24 घंटे में खुल के सामने आई है। मुर्तजा साहब जो उनके लीगल एडवाइजर हैं मौलाना साहब के, उन्होंने जो सेनेट में स्पीच की, हैदरी साहब ने स्पीच की आज, तो उससे, और कल मौलाना साहब ने नाराजगी शो की और बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज किया, बदमाशी का लफ्ज इस्तेमाल किया, जो कि नॉर्मली नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने किया। बट रिफ्लेक्ट करता है कि उनका, और जो उनके JUI के मेंबरान बात कर रहे हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि उनको डराया धमकाया जा रहा है, प्रेशराइज किया जा रहा है कि ताकि वो वोट डालें, और इस तरह से वोट वो शायद हो सकता है मुश्किल में आके डाल भी दें, बट दैट विल नॉट सर्व द पर्पस। तो इसका मतलब ये है कि कुछ तो प्रॉब्लम है जिसको अभी तक क्लियर नहीं किया गया। और सेनेट में हमेशा से ये था कि सेनेट में शायद मुश्किल ज्यादा होगी नेशनल असेंबली के मुकाबले में हुकूमत को पास करवाने, इसलिए वो सेनेट में पहले लेके जा रहे थे और सेनेट से करवाना चाह रहे थे। तो इम्प्लीकेशन तो इसकी बहुत फार रीचिंग होंगी। इतना मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, हमारी जो जुडिशरी है उसकी इंडिपेंडेंस को कितना ठेस पहुंचेगा उस सबके सामने है। वो इंडिपेंडेंट नहीं रहेगी, हुकूमत के ताबे होगी। ठीक है, जो तरीक़ेकार बताया जा रहा है अपॉइंट करने का, वो तो बिल्कुल क्लियर है कि ना सिर्फ चीफ जस्टिस के, पर तमाम जजेस जो हैं जो लगाए जाएंगे वो हुकूमत की मर्जी के होंगे, क्योंकि जो टोटल वो कमेटी होगी जिसमें अटॉर्नी जनरल, लॉ मिनिस्टर और वो सारे लोग शामिल हैं, तो वो तो हुकूमत ही की ज्यादा फेवर में है नंबर्स। तो ये तो नहीं हम एक्सपेक्ट कर सकते कि अटॉर्नी जनरल, लॉ मिनिस्टर और जो एक किसी जिसको भी लगाएंगे वो जाके उधर किसी जज के खिलाफ वोट डाल देगा। तो बहुत इसके फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। पाकिस्तान की पास हिस्ट्री जो है वो इतनी खराब है जुडिशल डिसीजन के हवाले से, इसको मजीद खराब करेगी। जुबैर साहब, एक बड़ा शोर बचा हुआ है कि मसवदा जो है वो तब्दील कर दिया गया है। जो मसवदा मौलाना साहब को दिया गया था, दिखाया गया था, अब वो मसवदा नहीं है, और इसका इजहार भी जो है मौलाना की जमात के लोग कर चुके हैं। क्या कोई ऐसी इतला है? पता है जी, ये तो जाहिर सी बात है, मैं और आप तो यहाँ से बैठ के एक असेसमेंट ही कर सकते हैं जब तक JUI वाले खुद आके ये नहीं कहेंगे जो आप सवाल पूछ रहे हैं। अगर वो ये कहते हैं कि जी जो एग्री हुआ था जाती उमरा में या कल जो भी बातचीत हुई थी, लेकिन एक चीज है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स अगर आप देखें तो जाती उमरा में सब अच्छा ऐसे लग रहा था। उससे एक दिन पहले बिलावल भुट्टो और मौलाना साहब की मुलाकात हुई, उसमें भी ऐसी था कि एग्रीमेंट हो गया। लेकिन कल से फिर एक इतलात जो आनी शुरू हुई, तो उससे और आज भी उससे तो ऐसे ही महसूस होता है कि JUIF अभी तक ऑन बोर्ड नहीं है कंप्लीटली। जो भी अब जो तय पाया है और जो काबीना ने अप्रूव किया है, जो कमेटी ने अप्रूव किया है, तो लेट्स होप कि इसमें JUI उनका साथ ना दे। मैं तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ही कह सकता हूँ कि अगर ये बिल ना पास हो सके तो पाकिस्तान की बेहतरी इसी में है। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं कि 25 से पहले इतनी उजलत क्यों दिखाई देती है? जहाँ तक
वजाहत काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से आ चुकी है कि वो तो जाएंगे ही, लेकिन आपको ये लगता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के को रोकने के लिए ये सारी इतनी उजलत हो रही? जी, सिर्फ उनको रोकने के लिए एक्चुअली इसकी बॉटम लाइन जो है ना, इसका तमाम जो मकसद है, हालांकि यही जो अमेंडमेंट्स हैं आज से 1 महीने के बाद होती या 2 महीने के बाद होती, जस्टिस मंसूर अली शाह पुराने जो कानून के तहत चीफ जस्टिस बन चुके होते, तो लोगों के लिए हुकूमत की नीयत पर कोई शक न करता और सब ये समझते कि जेन्युइनली जुडिशियल रिफॉर्म्स करने जा रहे। लेकिन ये जो उजलत है कि 25 से पहले सब कुछ होना है, अब 25 से पहले जाहिर सी बात है 24 तारीख उनकी लास्ट डेट है फाइज ईसा साहब की, और द फैक्ट कि जी उसमें 1 हफ्ता रहता है और बावजूद उसके नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ मंसूर अली शाह का। और अगर आप हुकूमत के किसी नुमाइंदे से पूछेंगे तो वो कहते हैं कि आज के कानून के हिसाब से तो मंसूर अली शाह ने पढ़ना है, यानी कि कानून चेंज हो रहा है तो उसमें मंसूर अली शाह को वो चाहते हैं कि वो ना बने, और वो इसलिए चाहते हैं कि वो ना बने। आज की जो सुप्रीम कोर्ट ने 8 जजेस ने दोबारा वजाहत दी है मखसूस नशिस्तों के हवाले से, उससे भी जाहिर है कि जी वो एक तरफ चल रहे हैं, वो 8 जजेस जिसमें मंसूर अली शाह साहब सबसे आगे हैं, मुनीब अख्तर हैं और दूसरे जजेस हैं अतर मनीला वगैरह हैं, और हुकूमत जो है बिल्कुल डिफरेंट टेंजेंट पर चलती है। इलेक्शन कमीशन पर दोनों तरफ से दबाव आ रहा है। जाहिर सी बात है कानून के हिसाब से और बेसिक नॉर्म्स के हिसाब से इलेक्शन कमीशन को वो फैसला एक्सेप्ट करना चाहिए और नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए जो 8 जजेस ने फैसला दिया, लेकिन वो उन्होंने पिछले 3 महीने से दे हैव रिफ्यूज्ड टू इम्प्लीमेंट दैट। तो जाहिर सी बात है उनको ये डर है कि जी अगर मंसूर अली शाह आ जाते हैं चीफ जस्टिस और जो उनके हम ख्याल जजेस हैं जिनकी थिंकिंग सबके सामने है, तो वो ना सिर्फ ये 8 ये मखसूस नशिस्तों के हवाले से अपना फैसला इम्प्लीमेंट करवाएंगे, बट वो फरवरी 2024 के इलेक्शन के हवाले से भी बहुत सी चीजें खुलेंगी, जिसका जाहिर है कंसर्न रूलिंग पार्टी के मेंबरान करते रहे हैं कि अगर वो आ गए तो उधर सब कुछ उलट जाएगा। उसका तो मतलब ये होगा कि ट्राइब्यूनल अगर फैसला करना शुरू कर दें कि जी फॉर्म कौन कौन जीता था और कौन कौन हारा था, तो अभी जो मेजोरिटी है वो मिनोरिटी में तब्दील हो जाएगी। ये तो जाहिर बात है एक्सेप्टेबल ही नहीं। अगर हम वहां से शुरू करें कि वो बेसिक रीजन है, तो उससे हमें पता चलता है कि सब कुछ 24 से पहले होना है, यानी कि चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन, नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन जो मंसूर अली शाह नहीं होंगे, तो आज और कल अगर अमेंडमेंट पास होती है फिर वो कमेटी बनेगी जो रिकमेंड करेगी प्राइम मिनिस्टर को कि जी अकॉर्डिंग टू द न्यू लॉ जो अभी ड्राफ्ट में अमेंडमेंट्स आ रही हैं, तो प्राइम मिनिस्टर एक नए चीफ जस्टिस का तयन कर देंगे, वो XYZ जो भी होंगे, और वो होंगे जाहिर सी बात है जो मंसूर अली शाह की थिंकिंग नहीं रखते, उन 8 जजेस में से नहीं होंगे वो। तो बड़ा क्लियर है वो, तो जाहिर है हुकूमत विल गो एवरी एक्सटेंट टू इंश्योर के मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस ना बने। अच्छा जवेद साहब, आपने कहा कि इस कौम के लिए, मुल्क के लिए बेहतर यह है कि ये तरमीम ना हो। अगर ये तरमीम हो जाती है तो आप सियासी हालात कैसे देखते हैं? देखें, मुझे नहीं पता कि लॉयर्स किस किस्म का कितना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन करेंगे, लेकिन एक पाकिस्तान की एक मेजॉरिटी है, एक तो अर्बन एजुकेटेड पाकिस्तानी हैं, उनको मायूसी होगी, शदीद मायूसी होगी कि अब इंसाफ हमें कहीं से भी नहीं। और इसी तरह से जो लीगल कम्युनिटी है, सिविल सोसाइटी है, जिसने बार बार एक्सप्रेस किया है कि जी ये नहीं होना चाहिए, जुडिशरी को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, जुडिशरी को एग्जेक्टिव के ताबे नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें जो है ये मायूसी फैलाएंगी कि आपने इतने सालों के बाद, इतने डेकेड्स के बाद एक ऐसा कानून लेके आ रहे हैं और उस मुल्क में लेके आ रहे हैं जिसकी तारीख इतनी खराब है, जिसमें एग्जेक्टिव ने हमेशा जोर जबरदस्ती करके, डरा के, धमका के जुडिशरी को अपने फैसले करवाए हैं। अब अगर आप कानून भी ये होगा कि जी मैंने तो लगाया ही आपको है, तो फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी। जब हाई कोर्ट के जजेस तक को पता होगा कि जी मेरी पोस्टिंग ट्रांसफर जो है वो एग्जेक्टिव नहीं करनी, जैसे ब्यूरोक्रेट डिपेंड करता है एग्जेक्टिव पर फॉर पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, प्रमोशन एंड ट्रांसफर्स एंड एवरीथिंग, उसी तरह से आप जुडिशरी को बना देंगे तो उसका रिएक्शन हो सकता है, कितना शदीद रिएक्शन होगा, कितनी जल्दी रिएक्शन होगा, लेकिन होगा तो सही। ये तो नहीं हो सकता कि जी रिएक्शन ही ना हो सकता है अगले 2-3 महीने हुकूमत समझे सब सही है, अगले 6 महीने में, अगले 1 साल
तो जब वो एक एंगर रिफ्लेक्ट होकर सामने आएगा तो वो भरपूर रिएक्शन होगा, और मेरा ख्याल है उसमें फिर कंट्रोल करना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। अच्छा ज़ुबैर साहब, इस सिफारिश को आप किस नज़र से देखते हैं कि जिसमें 184(3) के तहत वो जो सू मोटो का इख्तियार कभी चीफ जस्टिस के पास होता था वो फिर खुसूसी जजेस कमेटी को दे दिया गया। अब बात हो रही है कि वो इख्तियार सिर्फ और सिर्फ आईनी बेंच के पास होगा। तो अगर वो आईनी बेंच के पास चला जाएगा तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? उसका बहुत देखे ना, आईनी बेंच, एक तो ये बेंच विद इन अ बेंच एक बनाया जा रहा है कि एक सुप्रीम कोर्ट है, और वो सुप्रीम कोर्ट जो है उसके इख्तियारात जो हैं वो बिल्कुल कमजोर होंगे कंपेयर टू दी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो कि बनाया जा रहा है, जो हुकूमत ही नॉमिनेट करेगी, क्योंकि तमाम पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस जो हैं वो उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास जाएंगे। तो जब वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास जाएंगे और उनके पास उसका सू मोटो का इख्तियार होगा, तो चीफ जस्टिस बैठ के क्या करेगा? चीफ जस्टिस का तो इसका मतलब पावरलेस होगा, उसके पास तो कोई इख्तियार नहीं होगा। बाकी सारे जजेस उसके ताबे हों भी तो वो क्या करेंगे? जमीनों के केसेस करेंगे, झगड़े जो लोगों के हैं उसके फैसले करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस जो बड़े केसेस हैं जिससे पाकिस्तान के अवाम डायरेक्टली अफेक्ट होते हैं। कहते हैं पाकिस्तान के अवाम का कोई ताल्लुक नहीं, पाकिस्तान के अवाम का क्यों नहीं है ताल्लुक मखसूस नशस्तों के हवाले से? उनका क्यों नहीं है ताल्लुक कि जी आप 2024 के इलेक्शन जो हुए थे वो सही हुए थे, गलत हुए? पाकिस्तान के अवाम ही का तो वोट मैंडेट छीना गया है। पाकिस्तान के अवाम को तो उससे डायरेक्टली इंटरेस्ट है कि कौन से जजेस बैठे हैं जो ये फैसला करने के लिए जा रहे हैं। अगर वो जजेस बैठे हैं जिनका हमें पहले से पता है कि उन्होंने वही करना है जो हुकूमत वक्त चाहेगी, क्योंकि हमें तो लगाया ही हुकूमत वक्त है, हमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हमें बनाया वो तो बनाया ही हुकूमत वक्त है, तो उनके खिलाफ कैसे जाएंगे? वो फैसला कैसे करेंगे? सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ कर ही नहीं सकते। तो ये मायूसी की बात होगी। ज़ुबैर साहब, एक जो आज सेकंड वजाहत दी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और वाज़े तौर पे उस पर सारा जिक्र कर दिया कि तरमीमी एक्ट जो था इलेक्शन का वो इस पर कोई असर नहीं होगा, यानी वो इस फैसले पे उसका कोई असर नहीं है, फैसला जो है वो अव्वल है, फैसला जो है वो ठीक है। तो आप इस सारे मामले में क्या देख रहे हैं? क्या इलेक्शन कमीशन अब अनाउंस कर देगा या अब भी इलेक्शन कमीशन नहीं करेगा? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं करेगा। देखिए, अगर उन्होंने करना हो तो वो तो सुबह से लेकर शाम तक बैठते हैं और डिस्कस करते हैं। वो जो बैठते हैं ना, वो कहते हैं कानूनी मशीर उनको राय दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है या वजाहत दी है उसके लिए मीटिंग कॉल की गई। वो इसलिए बैठ के सोचते हैं हम किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट ना करें। वो ये बैठ के सोचते हैं, वो ये बैठ के नहीं सोचते कि इम्प्लीमेंट करना है, वो ये सिर्फ सोचते हैं कि हम इम्प्लीमेंट कैसे ना करें। 3 महीने तो उन्होंने निकाल दिए यही करते करते कि हम किस तरह से ना करें इम्प्लीमेंट। अब जाहिर सी बात है, उनको भी पता है इलेक्शन कमीशन को कि सुप्रीम कोर्ट एक हद तक जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पास अपनी तो कोई फोर्स नहीं है जिसके थ्रू वो इन्फोर्स करवा सके। तो लेकिन इसके नतीजे जो है ना बड़े डेवस्टेटिंग होंगे पाकिस्तान की जुडिशियल सिस्टम पर, पॉलिटिकल सिस्टम पर। कि अगर हम ये देखें ना, बहुत से फैसले पाकिस्तान की तारीख में ऐसे आए हैं, बहुत से क्या बहुत ज्यादा हैं पॉलिटिकल फैसले जो कि गलत फैसले, और जिस तरह जुल्फिकार अली भुट्टो का फैसला था, या जिस तरह से मियां नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई करने का फैसला था। मियां नवाज शरीफ का ज्यादा रेलिवेंट है कि उनको डिस्क्वालीफाई करने का फैसला किया गया 5-0। मेरी उस वक्त भी ओपिनियन थी, आज भी, कि वो गलत फैसला था, लेकिन मियां नवाज शरीफ ने 24 घंटे के अंदर अंदर प्राइम मिनिस्टर हाउस खाली कर दिया था। ये तो नहीं किया था कि जी हम नहीं मानते आपका फैसला। अब ये जो एक नया पाकिस्तान में एक तरीका शुरू हो गया है कि जी 90 दिन में इलेक्शन कराने पंजाब के, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, लेकिन हुकूमत वक्त ने और इलेक्शन कमीशन ने नहीं करवाए। दे गॉट अवे विद इट। केपी में इलेक्शन होने 90 दिन में, दे गॉट अवे विद इट। अभी ये जो मखसूस नशिस्तों का है जो फैसला आ गया, दे गॉट अवे विद इट। तो ये तो एक नया एक पाकिस्तान में हिजानी कैफियत है जिसको आप बनाना रिपब्लिक कहते हैं। दैट इज व्हाट वी हैव कम टू नो, दैट लेवल कि जहां सुप्रीम कोर्ट का तो फिर इख्तियार है ही नहीं। और अगर हुकूमत वक्त को ये राइट है फैसला करने का, ये फैसला सही नहीं है, तो फिर हर पाकिस्तानी लिटिगेंट को ये
अलाउ होना चाहिए, जो लाखों करोड़ों लोगों के केसेस लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में हैं, कि अगर मुझे फैसला वो सही नहीं लगा, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। अगर मैंने किसी के घर पर या जमीन पर कब्जा किया हुआ है और कोर्ट फैसला करते हैं कि मैंने गलत किया हुआ है, तो मैं अपने जोरे बाजू से उसको रेजिस्ट करूंगा। बताइए, तो बिल्कुल ही आप सोच रहे ना कि ये तो निजाम ही नहीं चल सकता, जुबैर साहब, आगे चल ही नहीं सकता। अगर सर ये बताइएगा, आप जब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने फैसला माना था, उससे इनकार नहीं किया था, अब की बार आपकी राय ये है कि ये फैसले मानने नहीं चाहते, इसलिए ये तरमीम करना चाहते हैं, तो क्या नवाज शरीफ साहब की अब के मामले में उनकी मुशावरत, उनकी हिमायत शामिल है, या नवाज शरीफ साहब वो माजी के नवाज शरीफ नहीं रहे? माजी के नहीं रहे, अदरवाइज तो दायरे मुशावरत तो शामिल है। अच्छा, आज बिलावल वो भुट्टो तो देखे ना, उन्होंने कंसिस्टेंटली, जब मियां नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला आया था, हमने भी 10,000 दफा टीवी पर भी बोला, सबने बोला, मियां नवाज शरीफ ने जो फेमसली कहा मुझे क्यों निकाला और ब्लेम किया कॉन्स्पिरेसी और वो तमाम चीजों को, लेकिन निकल तो वो गए थे ना। ये तो नहीं किया था कि मैं निकलूंगा ही नहीं, ये तो नहीं कहा था कि जी मैं नहीं चाहता, मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में कर लो जो करना है, तो ऐसा तो नहीं हुआ था। अब तो ये है कि जी हमने फैसला कर लिया, 90 दिन में पंजाब में इलेक्शन होने थे, नहीं करवाए। अब आइन का वो तो एक देखे ना, ईस्ट पाकिस्तान का जो क्राइसिस था, ईस्ट पाकिस्तान का क्राइसिस क्या था कि मैंडेट आपने तस्लीम नहीं किया था। यही हम सब आज बात करते हैं ना कि ईस्ट पाकिस्तान जो टूटा था, उसमें सबसे बड़ी वजह ये थी कि जिनको अवामी लीग को मैंडेट मिला था वो इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था। अगर इम्प्लीमेंट किया जाता अवाम का मैंडेट, तो बात यहाँ तक ना पहुंची। उधर आपने इलेक्शन होने के बाद मैंडेट नहीं तस्लीम किया था, यहाँ आपने इलेक्शन होने से पहले मैंडेट नहीं तस्लीम किया। आपने इतने ने इलेक्शन कराया कि जी तहरीक इंसाफ जीते, तो मैंडेट ही नहीं एक्सेप्ट करते। तो ये तो एक अजीब एक तरीकेकार है। आज PMLN की हुकूमत है, कल PTI की हुकूमत होगी, जमात इस्लामी की होगी। तो अगर यही तरीकेकार रहेगा, और सबसे बड़ी बात है पॉलिटिकल लीडरशिप अगर ये तरीकेकार बताएगी कि नहीं जी, जिस तरह राना सनाउल्लाह ने कहा कि 8-2 तो छोड़े, 15-0 भी तो होता तो हम नहीं मानते, तो फिर एक वो जो बेचारा एक लड़काना में या मुहीद के में या लाहौर में एक आम पाकिस्तानी है जिसके खिलाफ फैसला होता है, तो वो इसको भी नहीं मानना चाहिए। बिकॉज दिस इज व्हाट यू आर सेइंग कि माइट इज राइट, कि अगर मेरे खिलाफ फैसला है और मुझे पसंद नहीं है, मेरी लॉजिक के हिसाब से कोर्ट ने सही इंटरप्रेट नहीं किया, तो मुझे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तो कानून कैसे आप इम्प्लीमेंट करेंगे? कल अगर आप दूसरी साइड पर होंगे तो कैसे आप इम्प्लीमेंट करवाएंगे, अगर उस वक्त की हुकूमत वक्त फिर वही करे जो आज हम करते हैं? सही, यानी कल अपोजिशन बेंचेस पे आप बैठे हुए और यही किरदार उस वक्त की हुकूमत का हुआ, तो फिर आपके लिए बहुत सी मुश्किलात हो जाएंगी, इसलिए सोच विचार से काम लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया जुबैर उमर साहब इस वक्त देने के लिए। नाज़रीन, जिस तरीके से जुबैर उमर साहब ने कहा कि आज हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि कल को अपोजिशन बेंचेस पर भी बैठना पड़ सकता है, तो इसलिए सोच विचार ये करनी चाहिए कि तरमीम वो करें जो कल को आपको अपोजिशन बेंचेस पे बैठ के भी सूट करे। ये ना हो कि आज हुकूमत पे बैठे हुए आपको सूट करे और कल अपोजिशन बेंचेस पे बैठे हुए आप अपने सर पे हाथ रख के बैठे हों कि ये हमारे हाथों क्या हुआ था, हम अपोजिशन में आके फंस गए और हुकूमत जो है वो सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले चुकी है। जुडिशरी को अगर इस तरीके से काबू में करेंगे तो फिर आपके लिए सूदबंद नहीं होगा। तो अभी की जो तरामीम है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी सिफारिशात क्या तैयार की थी, कानूनी टीम ने क्या बहस व मुबाहिसा किया, मौलाना के सामने क्या चीज़ें पेश हुई, और जिसकी तायद या तरदीद जो है वो गाहे बगाहे आ रही है, कभी तायद आती है कभी तरदीद आती है, और किसी एक नुक्ते के ऊपर मुत्तफिक या उसका कोई जो बुनियादी माखज़ है वो सामने नहीं आ रहा है। इसके पीछे की वजूहत क्या है, माहिर कानून अज़हर सिद्दीक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अज़हर सिद्दीक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अज़हर सिद्दीक साहब, क्या लगता है, आपकी इन्फॉर्मेशन क्या है, यानी रवाबित तो आपके भी हैं, आपकी माहिराना राय जो है वो भी शामिल की गई है, तो मौलाना क्या मुत्तफिक हैं तो कितने फीसद, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं और किन शिकों पे नहीं? देखिए, पहली बात तो बड़ी वाज़ेह है कि आज जमीयत उलमा इस्लाम के पीछे जो है ये वोटिंग करा ली गई, और उसकी एक बुनियादी वजह ये है कि उन्होंने इस आईनी पैकेज के अंदर एक लिमिट रखी हुई है, जिसको बड़ी बारीक वारदात डाली है कि ये तो कह दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट नहीं बननी, पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर से जो चीफ जस्टिस है वो 3 सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस में से लगेगा, लेकिन उनमें साथ एक और भी प्रोविजो ऐड कर दिया है कि उन तीनों में से अगर किसी ने डिक्लाइन किया तो अगला होगा। तो वो बुनियादी तौर पर जस्टिस अमीरुद्दीन खान साहब को वो लाना चाहते हैं, और वो पूरी प्लानिंग कर ली उन्होंने।
अब ये सिर्फ यही नहीं है, अब जब ये सारे मामला देख के मौलाना फजलुर रहमान की जमात से हमारी अगर जो मेरे तक इतलात आई है उसके मुताबिक वो उन्होंने उनके पीछे पास किया, तो इसको मानते नहीं है बहुत सी चीजों को। अजहर सदीक साहब, जो आज सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी 8 सीनियर जजेस ने जो एक वजाहती नोट 2 भेजा है, इसके बाद आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन इस पे अमल कर लेगा? और क्या आपके पास कोई इतला है कि कल कोई ऐसी पटिशन जा रही है सुप्रीम कोर्ट के इस पर अमल दरामद फौरी करवाया जाए? मैंने अभी आपके साथ व्हाट्सएप पे शेयर किया है राणा साहब, एक तौहीने अदालत का नोटिस मैंने दे दिया कि हम तौहीन की दरखास्त ले जाने वाले हैं, और बाकायदा वो नोटिस जारी कर दिया, और वो ईमेल पे वसूल भी हो गया इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन को भी, स्पीकर नेशनल असेंबली को भी, 3 सूबाई असेंबलियों के जो स्पीकर है उनको भी चला गया है। और वो तौहीन अदालत तो हो चुकी है ना, यानी बुनियादी तौर पर 12 जुलाई का पहला फैसला है, शॉर्ट ऑर्डर है। फिर 13 सितंबर का है, उसके पैरा नंबर 5 के आखिरी पैरे पढ़ ले, उसमें लिखा हुआ है कि कंटिन्यूड आप जो है ना बार बार उसकी वायलेशन कर रहे हैं। फिर उसके बाद 23 सितंबर का तफसीली फैसला आ गया जिसमें उसका हिस्सा बना देगा। और आज 18 अक्टूबर वाले के पैरा 5 के आखिर में पढ़ ले, आर्टिकल 189 की इम्प्लीमेंटेशन है, और जजमेंट हैव बीन इम्प्लीमेंटेड, आपको इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए था, वो नहीं किया है। तो तौहीने अदालत तो हो चुकी है। इसमें उस पर अब उसके लिए 2 रेमेडी है, एक तो सुप्रीम कोर्ट के सामने तौहीन की दरखास्त दायर की जा सकती है, और मैंने तो सजेशन दे दी है कि वो दायर कर दी जाए। लेकिन साथ साथ में लाहौर हाई कोर्ट में एक ऑलरेडी मामला चल रहा है अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के हवाले से, और इलेक्शन कमीशन में जो इलेक्शन तरमीमी एक्ट है इसको चैलेंज किया है, उसमें सुबह मैं दरखास्त एक और फाइल कर रहा हूँ लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी, ताकि उस फैसले पर अमल दरामद हो। सर, ये मखसूस हिस्से जो अजहर साहब, ये जो आप लाहौर हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं सर, उस जो मुसव्विदा है उसके अंदर तो ये भी सिफारिश है कि 186A के तहत हाई कोर्ट्स के जो केसेस हैं वो दूसरी हाई कोर्ट्स में मुंतकिल कर दिए जाएंगे, या सुप्रीम कोर्ट अडॉप्ट कर लेगी। दुआ कर ले कि 2-3 दिन पहले ही आपका सारा फैसला हो जाए, नहीं तो ये केस तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। अच्छा, बड़ी जबरदस्त बात आपने कही। आई मस्ट अप्रिशिएट कि आपने पूरी 26 के 26 तरामीम पढ़ ली है। ये बड़ा डेंजरस पेपर है। पहले तो ये था कि एक जज एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट का ट्रांसफर किया जाएगा, ये उससे खतरनाक प्रोविजन है। ये क्या है, जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ केसेस है उसको लाहौर में लाया जाए, या लाहौर में कुछ केसेस जैसे आपने अभी बताया है वो वहां से उसको ट्रांसफर कर लिया जाए। ये एक बड़ी, इसलिए मैं, अगर मुझसे पूछते हैं कि हम इसमें पीछे नहीं हटेंगे, हम इस आईने पाकिस्तान की जो असल शक्ल है ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, इमरानी मुआहिदा है, और इस पर अमल दरामद जिस आइन और कानून के मुताबिक होना है उस पर होना है, लेकिन ये होने नहीं दे रहे, और अभी भी इनको होश के नाखून नहीं है। हमारी तो इतलाक के मुताबिक जो है खासतौर पर मौलाना फजलुर रहमान जमीयत उलमा इस्लाम, उनका एक सेनेटर मिसिंग है। हमारे बारे में भी कुछ लोगों के इतला तो मौजूद है। तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में जो हालात आगे चल रहे हैं ना, तो अब मुझे तो नजर आ रहा है कि ये आईनी तरमीम शायद पास ना हो जाए, इनका भांडा जो है वो बुरी तरह से फूट जाना है। हो सकता है 25 के बाद अगर कोई नई कोशिश की जाए, 25 तक तो मैं नहीं देख रहा कि आईनी तरमीम हो सके। यानी आप नहीं देख रहे कि 25 तक कोई आईनी तरमीम हो सकती है, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर खबरें जो हैं उनके अंदर नंबर गेम पूरे होते दिखाई नहीं देते। बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक साले से अपना वक्त देने के लिए। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कुंवर दिलशाद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। कुंवर दिलशाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, क्या समझते हैं कि आज भी इजलास बेनतीजा रहा, सुप्रीम कोर्ट का दूसरा वजाहती फैसला आ चुका, अब दूसरे वजाहती फैसले के बाद क्या कोई मजीद वजाहत दरकार है? नहीं, अब मजीद वजाहत की जरूरत नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी मुश्किलात में घिर गया है। वो सैंडविच बन गया है। एक तरफ पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, स्पीकर के खतूत आ रहे हैं, और साथ साथ जो पार्लियामेंट एक्ट बना था, यानी जो इलेक्शन एक्ट को हमने इलेक्शन एक्ट में तरमीम हुई थी इलेक्शन एक्ट 2017 में, जिसकी बना पर वो तमाम इख्तियारात इलेक्शन कमीशन को आगे, अब वो 12 जुलाई के फैसले पर अमल दरामद करने के रवादार नहीं है उस इलेक्शन एक्ट की मंजूरी के बाद। लेकिन मामला बड़ा सीरियस हो चुका है। आज जो वजाहत आई है सुप्रीम कोर्ट के 8 जजों की तरफ से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अपनी रिट को बरकरार रखेंगे, अपने इख्तियारात को मनवाएंगे, और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का कहना ये है कि जनाब हमने नजर सानी की दरख्वास्त जो है वो रजिस्ट्रार
हाई सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के जरिए जमा कराई हुई है, उसका 1 महीना हो गया, अभी तक फैसला नहीं आया है। उसमें हमने ये हमारे मफरूजा हमारे बड़े तफजात हैं और हमने ये कहा है कि 12 जुलाई का जो फैसला आया है वो मफरूजों पर मबनी है, हकीकत का कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन मामला बड़ा सीरियस हो गया। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान अपनी रेट को प्रकार रखेगी, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान पार्लियामेंट का सहारा लेगा, लेकिन सारे मामला को देखते हुए नजर ये आ रहा है कि फिलहाल इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का कहना ये है कि जो नजर सानी की दरख्वास्त दी है वो अपने जो बनी हुई है बाकायदा एक प्रोसीजरल तरीके के तहत नए सिरे से आज सिरे 9 जो है उसका एक बेंच तफसील दिया जाए और वो बेंच जो है वो फैसला करे नजर सानी के बारे में। अब वो बेंच भी नहीं बनना, चीफ जस्टिस भी खामोश हैं और जस्टिस मंसूर शाह की तरफ से तो बाकायदा वजाहत आ गई है। तो ये मामला बहुत सीरियस होते जा रहे हैं और नजर ये आ रहा है कि फिलहाल इलेक्शन के वजह से पाकिस्तान इस पर गौर व खोज तो कर रहा है। कमर साहब जिस तरह आपने अभी तफसीली बताई है कि उन्होंने एप्लीकेशन नज़र सानी दरख्वास्त दी है और वो चाहते हैं कि जब तक उसका फैसला ना उस वक्त तक वो भी किसी फैसले पर अमल नहीं करेंगे, ज़ाहिर तो यही नज़र आ। इस तरह तो तहरीक इंसाफ ने भी 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से एक एप्लीकेशन दी हुई है, इसके अलावा इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ भी एप्लीकेशन दी हुई है। तो क्या फिर वो सारे लोग रिजल्ट को मानने से इनकार कर दें? क्या करें फिर वो? नहीं, ये बड़ा मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान एक बड़ी मुश्किलात में घिर गया है। उससे निकलने के लिए इसको सबसे बड़ा तो आसान तरीका तो यही है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान 12 जुलाई का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आ चुका है उस पर अमल दरामद करें। अब लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ये कहता है कि जनाब अगर आपने अपना हुक्म मनवाना है तो जो ये पार्लियामेंट्री इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम हुई है उसको आप करदम करार दे दें। सर मैं ये बता दें आपकी नज़र में क्या है? हमारी नज़र फिलहाल इस पर कोई फैसला नहीं आएगा और अगर ये बात आगे आपकी नज़र में इलेक्शन कमीशन दुरुस्त कर रहा है या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया ये वज़ाक़ती नोट जो है ये दुरुस्त है? नहीं, बड़ा सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने जब देखेगा हमारा अमल दरामद नहीं हो रहा तो कंटेम्प्ट लगाएगा सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान और कंटेम्प्ट लगाने के उनके पास इख्तियारात है। उस कंटेम्प्ट में जहाँ इलेक्शन कमीशन को ने अगर सीटें रिजर्व सीटें दे दी तो बहुत बड़ा सीरियस कंटेम्प्ट लगेगा, उसमें प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में शामिल होगा। आप देखते साथ साथ बहुत बड़ा होगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को चाहिए कि 12 जुलाई का जो फैसला है उस पर अमल दरामद करें ताकि ये आईनी और कानूनी बुरान जो है कम अज कम इलेक्शन कमीशन की सतह पर नहीं होना चाहिए। अच्छा कुंवर साहब, आपने एक और बात की, आपने कहा कि उन्होंने नजर सानी की दरख्वास्त दी है कि नया बेंच तश्कील दिया जाए। अभी तक के सर रूल्स के मुताबिक अगर नजर सानी की दरख्वास्त भी लगती है तो वो सेम बेंच के सामने लगेगी, नया बेंच कैसे हो सकता है? और वो भी फुल कोर्ट है, तो फुल कोर्ट का नया बेंच सर क्या बनेगा? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, फुल कोर्ट बनेगी। ये जो फैसला आया है 8 जजों का, 13 जजों का फैसला है, 5 मुखालिफ हैं और 8 उन्हें हक में दिया है। 13 जजों का बेंच बना हुआ है, तो फुल कोर्ट बनेगी 17 जजों पर। इतना कोई आसान काम तो नहीं है ये। तो फिर जब ये है एक चीज़ आपको भी क्लियर नज़र आ रही है और ये वज़ाहती नोट जो है वही जो इन्होंने एक एप्लीकेशन एक और वज़ाहत के लिए कि जनाब हमें इसमें क्लियर किया जाए, उसके जवाब में ये दिया गया है। नज़रसानी तो लगेगी जब उस वक्त लगेगी, नज़रसानी में फैसला आता है कि ख़त्म हो जाएगा। तो अब क्या माजी में कोई ऐसी आपको नज़र आती है कि जब ये इलेक्शन कमीशन नहीं थे किसी एक इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की अदुली की हो? आज तक नहीं हुआ। बाकायदा कभी भी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के हिस्ट्री में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर मनोअन अमल दरामद होता रहा। जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने ऐसे फैसले दिए जो आइन से मारवा थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने उसको तस्लीम किया। तो इन हालात को देखते हुए नजर ये आ रहा है कि माजी की रवायत में तो तस्लीम करना है। अभी 8 जजों का फैसला है, बहुत इंपॉर्टेंट फैसला है, तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद करने के बारे में गौर व खोज करे। कुंवर दिलशाद साहब, सर उस पर अमल दरामद करना होता तो इब्तदाई तौर पे किया जा सकता था। इलेक्शन तरमीमी एक्ट तो उसके कई दिनों बाद आया, वो जो रोक के रखना था तो वो किसकी मंशा के मुताबिक रोक के रखा गया? अब देखिए जी, आईनी बुरहान तो पैदा होते रहते हैं। अब ये जो आईनी पैकेज लेके आए हैं हमें तो नजर नहीं आ रहा है कि ये बिल पास हो जाएगा। क्यों आज जो बिलावल जरदारी ने हैदराबाद में स्पीच की है तो उन्होंने डायरेक्ट मौलाना फजल रहमान पर हम अटैक किया है और साथ साथ ये भी कहा मेरी आखिरी मुलाकात हो गई है। साथ ये भी कहा अगर ये नहीं होगा
तो जमहूरियत को बस खत्म हो जाएगी। जब कौन सी जमहूरियत खत्म हो जाएगी? आइन में तरमीमें होती रहती हैं। ये जो सारे मामला चल रहे हैं, ये तो बहुत आइनी बुरहान पैदा हो रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी अहम बात यह कि अगर ये बिल पास हो जाता है, आइनी तरमीमें हो जाती है, तो मुझे नवाज शरीफ का जो है वो मुझे नजर नहीं आ रहे। सॉरी, मुझे शहबाज शरीफ की हुकूमत नजर नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया कुंवर दिलशाद साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी पीर के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।